चलो ध्यान दो। तो हम लोग इतिहास का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें बंधुत्व, जाति तथा वर्ग दिया है, ठीक है जी। तो ये आरंभिक समाज यानी जो समाज स्टार्ट हो रहा है, और ये कब से कब तक की बात हो रहा है, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, यानी महाजनपद काल से स्टार्ट होगा और ये चलेगा 600 ईस्वी तक। तो उसके बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें महाभारत का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है जी? महाभारत का। तो महाभारत अगर बात किया जाए तो दो पक्षों में हुआ था। कितने पक्षों में हुआ था? दो पक्षों में, एक कौरवों और एक पांडवों के बीच। और अगर बात किया जाए महाभारत किन कारणों से हुआ था, तो कौन सा कारण था जी? महाभारत का कारण क्या था? तो महाभारत का रीजन ये था, या कारण वो था कि एक तो था भूमि का विवाद। क्या होता है? भूमि विवाद। और दूसरा था राजगद्दी, यानी राज्य को किसके, कौन बैठेगा राजगद्दी पे, यानी राजा के गद्दी पे कौन बैठेगा, उसके लिए हुआ था। बेसिकली अगर किसी में महाभारत होता है किसी के घर में, तो या लड़ाई झगड़ा, तो क्या दिक्कत होता है? पहला रीजन यही आएगा कि जमीन वाला, जमीन का मुद्दा आता है कि हमारा जमीन यहाँ से पड़ेगा, हमारा जमीन वहां से पड़ेगा। तो उसमें भी लोग एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा करने होते हैं। सेम वही महाभारत का कॉन्सेप्ट था, वहां भी जमीन के लिए विवाद हुआ था इंद्रप्रस्थ का, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि राजा के गद्दी पे कौन बैठेगा। महाभारत में यही कहानी थी कि राजा गद्दी पे कौन बैठेगा। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है जी। अब हम लोग का अगला टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले, ठीक है, जो सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, चाहे बच्चे हो, हाँ, जवान हो या फिर बूढ़े हो, सब लोग का दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है और एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कि विवाह। क्या पूछते हैं जी? विवाह। हाँ, तो वही पढ़ना है आज। क्या? विवाह। हाँ, तो विवाह के बारे में ही जानना है हमें, जो तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है इस चीज के बारे में, ठीक है जी। तो विवाह के बारे में जानना है कि विवाह होता क्या है। लगभग सब कोई जानता होगा, ऐसा था शायद ही कोई हो कि न जानता है, ठीक है जी। तो विवाह कितने प्रकार के होते हैं? विवाह कितने प्रकार के होते हैं तो मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं, नहीं बता पाते हैं। 2 प्रकार, 3 प्रकार, 1 प्रकार, जितना जानेंगे उतना ही ना। जो पंडित जी लोग होते हैं जो शादी विवाह कराते हैं, वो उनमें भी मैक्सिमम लोग ही है जो रियलिटी बता पाए कि विवाह कितने प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली लोग क्या कहते हैं, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? हाँ, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। हाँ, तो यही होता है विवाह, ठीक है। तो ठीक है, लव मैरिज अरेंज मैरिज जो भी है, तो एक में शुभ भी होता है, एक अशुभ भी होता है। तो कौन सा शुभ माना जाएगा, कौन अशुभ माना जाएगा? हाँ, तो लोग बोलता है यार, यही सब लोग बोलता है जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। जो लोग नहीं जानते हैं वो अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा विवाह के कितने प्रकार के होते हैं, विवाह के नियम क्या होते हैं, ठीक है। तो ये मत कह देना कि लव मैरिज है तो अरेंज मैरिज है तो पकड़ुआ है तो भगौआ है, ये सब विवाह, ठीक है, ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अगर बात किया जाए तो विवाह के बारे में, तो विवाह 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे जी? अगर बात किया जाए कि विवाह 8 प्रकार के होते हैं, ये कहां से पता चला? ये भी तो हो सकता है ना। तो विवाह ऐसा थोड़ी है कि केवल हिंदुओं में होता है, मुस्लिम में भी होता है, सिख में भी होता है, ईसाई में भी होता है, बाकी सभी धर्मों में होता है। तो लेकिन हमें मेनली हिंदू धर्म का लेकर चलना है, ठीक है जी। तो हिंदू धर्म के अनुसार ही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मनुस्मृति से निकला है। कहाँ से निकला है? मनुस्मृति, नाम सुना होगा किसी में? तो उसी में बताया गया है कि विवाह का कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था था। गोत्र व्यवस्था क्या होता है जी? गोत्र व्यवस्था। तो
अगर बात किया जाए ये कहाँ से निकला है, तो ये मनुस्मृति, मनुस्मृति के अनुसार। हाँ, अनुसार, ठीक है जी। विवाह कितने प्रकार के होंगे? 8 प्रकार का माना गया, ठीक है। तो इसमें उत्तर उत्तर वैदिक काल, अगर वैदिक काल जब हम लोग पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, सिंधु घाटी सभ्यता जब पहला चैप्टर था, तो उसमें ऋग था, ऋग, हाँ, तो ऋग काल जब जैसे ही खत्म हो जाएगा तो क्या क्या स्टार्ट हो जाता है? उत्तर वैदिक काल। इसी में सब आएंगे ये सब 600 ईसा पूर्व से की कहानी, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था उत्पन्न हुई, गोत्र व्यवस्था उत्पन्न हुई, ठीक है। कौन सी व्यवस्था? गोत्र व्यवस्था, ठीक है। तो गोत्र का बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, देखो। तो गोत्र व्यवस्था मतलब ये था जिसमें पुरुष एवं स्त्री या पुरुष एवं स्त्री वंशज आपस में विवाह नहीं कर सकते। क्या बोला? पुरुष हो या स्त्री हो, एक ही जो वंशज में विवाह नहीं कर सकते थे, उसको क्या बोला गया? गोत्र विवाह, ठीक है। गोत्र व्यवस्था कहा गया, ठीक है। उस टाइम पे 2 ही प्रकार से विवाह होता था। उस टाइम पे कितने प्रकार का? हाँ, तो ये 8 प्रकार आने से पहले की बात हो रही है। यानी वैदिक काल की बात किया जाए तो पुराने समय की, तो 2 प्रकार से विवाह होता था, ठीक है। ये उससे पहले की बात हो रही है, इस बात का ध्यान रहे। ये 8 प्रकार आने से पहले की। हाँ, तो 2 प्रकार से विवाह होता था। एक था अनुलोम विवाह, एक था अनुलोम, एक था विलोम। तो ये रामदेव बाबा वाला नहीं है अनुलोम विलोम, ठीक है। तो उस चीज को चक्कर में नहीं पड़ना, एक्सरसाइज हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। हाँ, विवाह के बारे में जान रहे हैं। तो एक अनुलोम होता था और एक प्रतिलोम, ठीक है। 2 प्रकार से विवाह होता था, ठीक है जी। तो अनुलोम में देखो क्या होता था, उच्च कुल के लड़के, लड़के कैसे होते थे? उच्च कुल, हाँ, मतलब जात नहीं बोल सकते, ऊंच कुल, हाँ बोल सकते हो, जातीय बोल सकते हो मेनली। तो ऊंच कुल के लड़के निम्न कुल के लड़की से शादी करते थे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है जी, अगर अनुलोम विवाह की बात किया जाए तो ऊंच कुल के जो लड़के थे ना, वो निम्न कुल की लड़कियों से क्या करते थे? विवाह करते थे। ये क्या कहलाया? अनुलोम विवाह। ये क्या कहलाया? हाँ, तो अनुलोम और प्रतिलोम, प्रतिलोम अनुलोम का उल्टा होगा, प्रतिलोम। तो प्रतिलोम विवाह में ये था ना कि जो निम्न कुल की लड़कियां थी, यानी छोटे कास्ट की लड़कियां बड़े लड़कों, बड़े कास्ट के लड़कों से शादी जब करती थी तो ये प्रतिलोम विवाह। जब बड़े कास्ट के लड़के छोटे कास्ट की लड़कियों से विवाह करती तो अनुलोम विवाह। समझ में ये दोनों कि अनुलोम क्या होता है, प्रतिलोम क्या होता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तो आगे में अब यहाँ से अब हमारा ये स्टार्ट होगा, विवाह के प्रकार, ठीक है। तो अभी तक तुम लोग कितने प्रकार से विवाह जानते थे? 2 प्रकार के, कौन कौन से? हाँ, बस। हाँ, इसी में इंटरेस्ट है तो इतना ही तो जानोगे ना, जिसमें इंटरेस्ट रहेगा उसी को ना। जैसे बताएंगे लव मैरिज किसमें जाता है, तुम्हारा वो सपना चकनाचूर हो जाएगा। हाँ, जैसे पता चलेगा, जैसे पता चलेगा कि कौन से है, शुभ में है कि अशुभ में है और कितना खराब है, तो तुम्हारा जो ये चल रहा है माइंड में तुम लोगों का जो, वो सब दूर हो जाएगा, ठीक है। तो विवाह कितने प्रकार के होंगे? 8 प्रकार के, ठीक है जी। तो 4 को माना गया शुभ विवाह, 4 को क्या माना गया? शुभ विवाह, ठीक है। लव मैरिज वाला शुभ विवाह लिखता है, लव मैरिज वाला शुभ विवाह ही लिखता है, लेकिन वो शुभ विवाह में नहीं आता है, ठीक है। अशुभ में आएगा, लेकिन वो भी लिखता है शुभ विवाह, ठीक है। तो 4 गो होता है शुभ विवाह, ठीक है जी। तो 4 गो शुभ होगा 8 गो में से, तो 4 गो तो शुभ हो गया, तो बचा कितना? 4 गो। तो 4 गो क्या होगा? अशुभ विवाह होगा, ठीक है। समझ में आया जी? तो शुभ विवाह या इसे उच्च कोटि का विवाह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उच्च
कोटि का विवाह। सब लोग को निम्न कोटि में जाने का शौक है, तो उसमें कोई क्या ही कर सकता है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तुमको चूज करना है कि मुझे उच्च कोटि में करना है कि निम्न कोटि में करना है। ठीक है, ठीक है। तो ये उच्च कोटि है और ये 4 गो निम्न कोटि। ठीक है, मतलब इसको और भी बोला गया है, या इसे बोला जाता है प्रशंसनीय विवाह। प्रशंसनीय मतलब प्रशंसा करने वाला, खुशी वाला। इसको निंदनीय विवाह वाला, निंदा वाला है, होता है ना जी। अगर कोई 9 2 11 हो गया तो लोग क्या करते हैं, बदनामी करते हैं ना, तो वो निंदनीय में आएगा कि नहीं आएगा। हाँ? तो वही है। चलो आगे देखते हैं। पहला है उच्च कोटि में ब्रह्म विवाह। क्या है? ब्रह्म विवाह। ठीक है जी। हाँ, भगवान ब्रह्मा के असीम अनुकंपा से इसकी शादी उसके साथ किया जा रहा है, किया जा रहा है ना जी। तो किसमें आता है? ब्रह्म विवाह में। सबसे ऊंच कोटि में अगर कोई माना जाता है तो ब्रह्म विवाह। देखो ना, गणेश भगवान का पूरा फोटो के साथ भगवान के बाद, उसके बाद ब्रह्मा जी का लिखा रहता है जिक्र कि सृष्टि के रचयिता जो ब्रह्मा, उनके अनुसार लिखे हुए जो भी चीजें हैं। हाँ, वो जो कार्ड नहीं छपता है उसकी बात हो रहा है। तो पहला है ब्रह्म विवाह उच्च कोटि में। ठीक है, दूसरा है देव विवाह। ठीक है, देव विवाह। ठीक है, तो एक एक करके चीजें को समझते चलेंगे कि ब्रह्म विवाह क्या होता है, देव विवाह क्या होता है। ये देव विवाह है। ठीक है, अगला है अर्श विवाह। अर्श, अर्श विवाह, अर्श, हाँ, अर्श विवाह है, आर्य विवाह भी बोल सकते हो। ठीक है, और चौथा है प्रजापति विवाह। ठीक है, चौथा क्या है? प्रजा, प्रजापत्य। ठीक है, तो अभी तक लोगों ने भरमा कर रखा हुआ था कि 3 ही प्रकार का विवाह होता है। कौन कौन सा? तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो हम लोग थे शुभ विवाह की बातें कर रहे थे। ठीक है जी। तो शुभ विवाह में सबसे शुभ माना गया है ब्रह्म विवाह को। ठीक है, फिर देव विवाह, फिर आर्ष विवाह, फिर प्रजापत्य विवाह। तो बात हो रही थी कि 3 ही लोग, 3 ही, जिससे भी पूछो वो 3 ही बातें बता रहा है, अरेंज मैरिज, लव मैरिज और भगा हुआ चाहे पकड़ा हुआ। तो बिहार में क्या चलता है? पकड़ा हुआ विवाह। जैसे तुम्हारा नौकरी लग गया, जबरदस्ती पकड़ के ब्याह करा देंगे। तो ना ये समझ लो ना, उच्च कोटि वाला है, निम्न कोटि वाला तो ऐसे भी आएगा, लेकिन उसमें भी इसका काउंटिंग नहीं है। ठीक है जी। तो ये 4 गो हो गया उच्च कोटि का विवाह। अब आते हैं निम्न कोटि वाला में। ठीक है जी, निम्न कोटि वाला विवाह में आते हैं जी। तो चलो, तो पहला ही तुम्हारा निम्न कोटि वाला में है गंधर्व विवाह। कौन सा है? गंधर्व विवाह। ठीक है जी, यही तुम लोग का फेवरेट विवाह है, गंधर्व विवाह। ठीक है जी, गंधर्व विवाह बहुत फेवरेट विवाह है। हाँ? तो लेकिन देख लो किसमें चला गया है, अशुभ विवाह में। जो तुम लोग बहुत फेवरेट मानते हो वो अशुभ विवाह में आता है। ठीक है, गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह भी बोला गया है। हाँ, हाँ, हाँ बबुआ, बहुत बढ़िया समझ में आता रहा। ठीक है, तो जब प्रेम विवाह होगा तो उसको गंधर्व विवाह बोला जाता है। ठीक है जी, लेकिन ये क्या है, बहुत ही निम्न कोटि, मतलब निम्न कोटि में है। देखते हो ना, कोई कर लेगा इसे तो उसके साथ पुश्तों तक उस चीज को बदनामी होता है कि इसके घर वाले तो ये कर लिया, वो कर लिया, फलान ठेकान। तो अब हमेशा निंदा का पात्र बने कि नहीं बने, हमेशा के लिए। तो इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, निम्न कोटि में रखा गया है, निंदनीय विवाह बोला गया है। क्या बोला गया है? निंदनीय विवाह। तो ये 5वां हो गया। ठीक है जी। हाँ, तो निंदनीय विवाह के बाद है वो गंधर्व के बाद राक्षस विवाह। क्या है जी? राक्षस विवाह। तो राक्षसों का विवाह इसमें नहीं होगा, लेकिन राक्षस जैसे लोगों का विवाह जरूर हो जाता है। ठीक है, तो इसका एक एक चीजें जब पढ़ेंगे ना तो समझेंगे कि राक्षस विवाह में क्या होता है, गंधर्व में क्या होगा। ठीक है, राक्षस के बाद आता है आ, असुर विवाह। क्या आएगा? असुर विवाह। लग रहा है किसी का हो रहा है। कौन सा विवाह हो रहा है, गंधर्व की असुर कि ब्रह्म? वो
तो ब्रह्म ही हो रहा होगा जब लोग पूरा अपना डुगडुगी पीट के कर रहे हैं, बढ़िया से कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो मैक्सिमम चांस है कि ब्रह्म विवाह ही होगा, गंधर्व वो तो होगा नहीं। ठीक है, तो आवाज आ रही है तो इसका क्या करना है जी, इग्नोर कर देना है, इस चीज को देना नहीं। तो गंधर्व विवाह हो गया, राक्षस विवाह हो गया, असुर विवाह हो गया, एक लास्ट बचा है पैशाच। क्या है जी, पैशाच। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को पता चल रहा है कि कितने विवाह प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार का। हाँ, तो आज वो लगन ही चल रहा है, मतलब शादियों का सीजन चल रहा है, तो आना ही, आवाज तो आना ही है, तो उस चीज को क्या ही मतलब है। बस समझना है कि कौन सा ब्रह्म है, कौन सा देव है, कौन सा आर्य है, कौन सा प्रजापत्य है, कौन सा गंधर्व है, कौन सा राक्षस है, कौन सा असुर है, कौन सा पैशाच है। ठीक है, तो चलो समझते हैं इस चीज को। और ये ब्रह्म विवाह वाले को चले जाना चाहिए, बजा रहे डुगडुगी पीट। तो चलो ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक था, ब्रह्म विवाह वाले लोग जा रहे थे अपना सब नौटंकी करते हुए। ठीक है, तो अब मैक्सिमम किसमें होता है जी लड़कों का विवाह, असुर में। असुर विवाह होगा, पैशाच होगा, राक्षस होगा, गंधर्व होगा, लेकिन इस वाले में बहुत मुश्किल है। हा? जिसका नौकरी रहेगा उसी का इस 4 गो में आएगा, जिसका नहीं होगा तो समझ लो किसी में काउंटिंग होगा, या तो गंधर्व में हो जाएगा, राक्षस में हो जाए, या पैशाच में हो जाए। ठीक है, मतलब निम्न कोटि का ही। तो चलो एक एक चीजें समझते हैं, ब्रह्म विवाह क्या होता है। ठीक है, तो पहला है ब्रह्म विवाह। पहला क्या है जी, तो ब्रह्म विवाह। तो देखो इसमें ब्रह्म विवाह में क्या होता है, ये इसी को अरेंज मैरिज बोला गया है आज के जमाने में। ब्रह्म विवाह को क्या बोला गया है, अरेंज मैरिज। ठीक है, इसमें दोनों पक्ष के लोग, दोनों पक्ष, 2 पक्ष होगा, कितना पक्ष, 2 पक्ष। अच्छा, एक लोग का शादी होगा, अगर एक पक्ष रहेगा तो शादी कर लेगा कोई, अपन खुद से नहीं ना करेगा। 2 पक्ष होगा, एक लड़का का एक लड़की का, तो एक वर पक्ष कहलाता है, क्या कहलाएगा, वर पक्ष, और दूसरा क्या होगा, कन्या पक्ष। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो देखो ब्रह्म विवाह के बारे में बात हो रही। ठीक है, तो ब्रह्म विवाह में दोनों पक्ष सहमति से समान वर्ग के सुयोग वर से कन्या का इच्छा अनुसार विवाह कर देना। देखो इसमें क्या है जी, दोनों पक्ष यानी लड़का पक्ष यानी वर पक्ष और लड़की पक्ष। अब लड़की वाले लड़के के लिए क्या करेंगे, सुयोग्य वर ढूंढेंगे। सुयोग्य मतलब जो अच्छा हो, हर एक चीज में, पढ़ाई लिखाई से लेकर कमाना दिमाना सब कुछ, तभी ना कोई करेगा, नहीं तो करेगा ऐसे नहीं करेगा, लात मार कर खेत देगा। तो समझ में आ रहा ना, सुयोग्य वर्ग का मतलब क्या हुआ कि दोनों के घर वाले, लड़के के घर वाले और लड़की घर वाले, लड़के के घर वाले भी तो कुछ देखेंगे ना लड़की घर वालों में या लड़की में, और उधर के भी लोग इधर के लोगों के देखेंगे। तो दोनों की जब सहमति बन जाएगी, क्या हो जाएगा, सहमति बन जाएगा, यानी उधर से भी राजी इधर से भी राजी। ठीक है, तो हाँ, तो वो वाला नहीं, ये निम्न वाला में चल जाएगा, गंधर्व विवाह में कि इधर से भी राजी उधर से भी राजी, क्या करेंगे काजी, तो वो निम्न वाला में आ जाएगा। तो इसका एग्जांपल अभी रुक जाओ, अभी तो हम लोग ब्रह्म विवाह में है। ठीक है जी, तो जब लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों पक्ष सहमति से, आपसी सहमति से, लड़की के इच्छा अनुसार, कंडीशन क्या है जिसमें, लड़की की इच्छा अनुसार, लड़की को है कि हाँ हमें लड़का पसंद है, तब उसके बाद जब आगे बढ़ाकर मतलब शादी उसका करा दिया जाता है, तो क्या कहलाएगा, ब्रह्म विवाह। समझ में आया ब्रह्म विवाह। ऐसा है जो ना समझ में आ पा रहे हो तो लिखवाने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, विवाह में क्या लिखवाएगा भाई, ये सब तो ओम मंगलम भगवान विष्णु से सबके याद बा, मंत्र मार तो सब हो गए। तो चलो ब्रह्म विवाह क्लियर हुआ, यानी कि दोनों पक्ष राजी होने चाहिए, लड़का पक्ष और लड़की पक्ष, और लड़की के इच्छा अनुसार, यानी लड़की से पूछा जाएगा कि तुम्हें शादी मंजूर है कि नहीं। अगर वो बोल रही कि मंजूर है तो आगे बढ़ाकर अरेंज मैरिज जिसको बोला जाता है। यानी अरेंज मतलब क्या करना है जी, मतलब इधर से भी और इधर पर से भी, दोनों पक्ष से क्या करना है, हाँ, पूछताछ करके आपसी सहमति से। ठीक है, तो ये कहलाएगा ब्रह्म विवाह। अब अगला है देव विवाह। अगला क्या है, देव विवाह। अब जैसे अगर मान के चलो इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए, तो भगवान श्री राम की शादी किससे हुआ था, भगवान श्री राम की शादी किससे हुआ था, सीता जी से हुआ था ना जी।
हाँ, या फिर अर्जुन की शादी किससे हुआ था? द्रौपदी से हुआ था, ठीक है। तो ये ब्रह्म विवाह का उदाहरण है। क्या है? ब्रह्म विवाह का। मतलब ऐसा नहीं है ना कि किसी से जबरदस्ती कराया गया था, पूछा गया था ना कि आप राजी हो कि नहीं राजी हो। और दोनों के घर वाले भी थे, यानी सीता जी की तरफ से जनक जी और राम जी की तरफ से दशरथ जी, दोनों लोग के घर वालों का राजी हुआ, तभी तो दोनों का शादी हुआ। तो इसी वजह से इसे सबसे पवित्र, मतलब 8 गो प्रकारों में सबसे पवित्र सबसे अच्छा कौन माना गया है? ब्रह्म विवाह। तो खुला ना माइंड कि कुछ नहीं खुला कि किसके अनुसार शादी करना है। हाँ, घर वालों के अनुसार, घर वालों की इच्छा के अनुसार, ठीक है। ये ना कि गंधर्व वो कर लेना है तो निंदनीय में आ जाएगा, तुम भी निंदा के पात्र, घर वाले भी निंदा के पात्र। चलो आ जाओ देव विवाह पे एग्जांपल देते हैं, देव विवाह का बारे में समझते हैं। तो देव विवाह में क्या था? पुराने समय में ऋषि मुनि धर्म के लिए क्या करते थे? अनुष्ठान करते थे। अनुष्ठान मतलब यज्ञ कराते थे। क्या कराते थे? यज्ञ। तो जब यज्ञ कराते थे ना जी ऋषि मुनि इसमें, तो जब ऋषि मुनि यज्ञ कराते थे यानी अनुष्ठान कराते थे, इसको क्या बोला, अनुष्ठान भी बोला जाता है यज्ञ को। तो जब अनुष्ठान कराते थे, मान के चलो किसी राजा के पास ऋषि मुनि गए, यानी किसी राजा ने बोला है कि आइए हमारे यहाँ क्या कीजिए, इस यज्ञ को करा दीजिए। तो जब यज्ञ कराते थे ना जी, तो यज्ञ कराते कराते जब यज्ञ खत्म हो जाता है, तो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नहीं, मतलब मान के चलो कोई यज्ञ कराने में पंडित जी हो, तो उसको जब समाप्त हो जाता है तुम्हारा जो भी तुम अनुष्ठान करा रहे हो, जो भी कार्य करा रहे हो पंडित जी लोग से, तो समाप्त होने के बाद हम लोग क्या देते हैं जी? गुरु दक्षिणा देते हैं, ठीक है। तो जब दक्षिणा की बात आती थी ना, तो उस टाइम के राजा लोग क्या करते थे? पहले तो धन दौलत जितना देना होगा दे देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर उनको वो ऋषि मुनि अच्छे लग गए, मतलब बात विचार से जो जिससे भी, तो उनकी जो उनकी लड़की थी ना जी, उनकी अपनी लड़की को भी उनको क्या करते थे? दक्षिणा के रूप में दे, मतलब शादी कराकर क्या करते थे? उनको सौंप देते थे। तो ये कौन से में आएगा? दैव विवाह में, ठीक है। दैव विवाह हो गया। अब अगला क्या है? आर्ष विवाह या फिर आर्य विवाह, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? आर्य विवाह, देखो आर्य विवाह का क्या खेला है। आर्य विवाह, कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल्य देकर, कन्या पक्ष वाले कन्या का मूल्य देकर, ठीक है। मूल्य मतलब पैसा, दहेज, ठीक है। तो अब ना दहेज चल रहा है, पहले भी दहेज चलता था, लेकिन अब थोड़ा तरीका एडवांस हो गया है कि 4 व्हीलर तक पहुंच गया है, तो ये चाहिए तो वो चाहिए। तो पहले के जमाने में जानवर को दिया जाता था, जानवर मतलब गाय, ठीक है। गाय भैंस, मैक्सिमम तो गाय का ही वो किया जाता था, जिसको गोदान बोला गया है। क्या बोला गया है? गाय के दान को क्या बोला गया है? गोदान। एक मुंशी प्रेमचंद का वो पूरा सिलेबस ही है, एमए जब हिंदी से करोगे तो गोदान का पूरा दिया है उसमें। तो उसमें होरी नाम का जो है गाय का दान करता है, जिसको गोदान बोला गया है। तो इसमें लड़की के पक्ष वाले, किसमें? आर्य विवाह में या आर्ष विवाह में, लड़की के पक्ष वाले लड़की के विदाई के समय, लड़की का जब क्या हो, विदाई हो, तो जानवर, जानवर मतलब गाय, हाँ गाय बोल सकते हो, मेनली गाय ही दिया जाता था। तो गाय को क्या करते थे? दान करते थे, ठीक है जी। तो इसको क्या बोला गया? आर्ष विवाह बोला गया, ठीक है। यानी लड़की के पक्ष वाले, जब लड़की की विदाई होगा, तो लड़की का जब विदाई के समय किसी जानवर यानी गाय को क्या करते थे? दान करते थे, जिसको गोदान बोला गया। क्या बोला गया? गोदान। तो इसी चीज को क्या बोला गया? आर्य विवाह बोला गया, ठीक है। अब आ जाओ, सबसे खतरनाक है प्रजापत्य विवाह, ठीक है जी, ठीक है। तो हाँ, प्रजापत्य विवाह, यही मैक्सिमम आज का जो कंडीशन है समाज है, दुइयों को चीज चल रहा है मैक्सिमम, एक प्रजापत्य और एक है गंधर्व, ठीक है। प्रजापत्य में भी वही मैक्सिमम चीजें हो रही है जो आज का समय में वर्तमान में। और गंधर्व तो कुछ पूछना है ही नहीं, ये तो उड़ते उड़ते खबर आ ही जाता है कि कौन क्या कर रहा है? तो आते हैं हम लोग प्रजापत्य विवाह पे, ठीक है जी। तो देखो प्रजापत्य विवाह में क्या होता है, कन्या की सहमति के बिना, इसमें क्या होगा? जो कन्या है यानी किसी की लड़की जो है, तो उसके सहमति के बिना, यानी कि माता पिता उसे पूछेंगे नहीं कि तुमको लड़का पसंद है नहीं पसंद है,
तुमको किसी और से करना है, नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बिना पूछे शादी फिक्स। ठीक है। अब वो लड़का उसको मारेगा, काटेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो आने वाला समय बताएगा। तो लास्ट में यही बोलता है कि उसकी किस्मत में यही लिखा था। अरे किस्मत में कहाँ से लिखा था? किस्मत में तो तुम लिख दिए। हैं? किस्मत में तो तुम लिख दिए। अरे एक बार किसी से जब तक पूछोगे नहीं तब तक कैसे पता चला कौन क्या है क्या नहीं है? या किसी से तुम कर रहे हो, चाहे उसकी सहमति, तो एक तो बिना सहमति से कुछ नहीं होना चाहिए। अगर बिना सहमति कर भी रहे हो तो तुम जिससे भी कर रहे हो उसके बारे में जब तक अच्छे से पता ना कर लो कि हाँ वो इंसान कैसा है या उसकी फैमिली कैसी है, कैसे हमारी लड़की को रखेगा नहीं रखेगा, अगर तुम जबरदस्त जल्दीबाजी में कर दिए तब तो, अगर वो फैमिली सही है तब तो ठीक है, नहीं है तो जिंदगी उस लड़के की क्या हो जाएगा, नरक के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो प्रजापत्य विवाह आज के कंडीशन में सबसे ज्यादा यही हो रहा है, दुइयों को, या तो गंधर्व नहीं तो प्रजापत्य। ठीक है जी। तो प्रजापत्य विवाह में क्या होता है कि माता पिता जो होते हैं ना जी, पेरेंट्स, वो अपने लड़की से कुछ पूछेंगे नहीं, डायरेक्ट बोल देंगे ये लड़का देख लो, तुमको इससे शादी करना है। अब तुम चाहे मना करना हो चाहे कुछ भी, कोई तुम्हारा सुनने वाला नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा? प्रजापत्य विवाह। समझ में आया प्रजापत्य विवाह? ये तो इजीली समझ में आएगा, दुइयों बताएगा, एक प्रजापत्य एक गंधर्व। क्योंकि इसमें पूछा ही नहीं जा रहा है, इसमें तो अपने मन से कर रहे हो। हाँ, तो इसमें भी ना पूछने हो जा रहा है, और इसमें पूछने पर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि होने वाला नहीं है। जहाँ घर वाले चाहेंगे वही होगा, चाहे तुम चिल्लाते रह जाओ या रोते रह जाओ, गाते रह जाओ, कोई सुनने वाला नहीं है। तो 4 गो शुभ वाला बता चुके हैं कि ब्रह्म विवाह में क्या होता है, देव विवाह में क्या होता है, आर्य विवाह में क्या होता है, प्रजापत्य विवाह में क्या होता है। अब किसी को डाउट है कि विवाह कैसे होता है? ये पंडित जी लोग भी नहीं बताएंगे, वो खाली मंत्र जानते हैं, लेकिन इसके बारे में नहीं बता पाएंगे कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है जी। तो ये तो तुम लोग का शुक्र है कि तुम लोग को सिलेबस में इस तरह का विवाह का बारे में दिया है। तो 12 के बाद अगर कोई कर रहा है तो तुमको पता चल जाएगा कि कैसे क्या चल रहा है, हा? नहीं तो ऊपर ऊपर निकल जाएगा। और ये साइंस वालों को तो पता ही नहीं होगा, क्योंकि साइंस में तो सब है ही नहीं। तो चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग गंधर्व विवाह, मोस्ट क्या है, लोगों का फेवरेट है। हा? बहुत सारे लोगों का क्या ही है, फेवरेट है क्या, गंधर्व विवाह। लेकिन उन पगलों को ये नहीं पता ये निम्न कोटि का है। क्या है? निम्न कोटि, यानी बहुत ही निंदनीय माना गया। क्या माना गया जी? निंदनीय माना गया। इसको लोग, तुम भले ही कर लो, चाहे जो भी कर ले अपने मन से, चाहे खुशी से, जैसे भी, लेकिन समाज इसको स्वीकार नहीं करता है, और उसके बाद घर वाले भी नहीं मानते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से इसको निंदनीय बोला गया है। ठीक है। किसको? गंधर्व विवाह। किसको बोला गया जी? तो गंधर्व विवाह। इस विवाह का वर्तमान स्वरूप प्रेम विवाह है। अगर गंधर्व की विवाह की बात की जाए तो आज के डेट में यही कन्वर्ट हो गया क्या, तुम्हारा जो फेवरेट है लव मैरिज, ठीक है, यानी प्रेम विवाह। ठीक है। तो उसी में कन्वर्ट हो गया, यानी गंधर्व विवाह किसमें चला गया है? प्रेम विवाह में। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ना लड़का किसी से पूछेगा ना लड़की किसी से पूछेगी, अपने में कर लेंगे आपस में। तो जब करने का तो तुम कर लिए, ठीक है, लेकिन इससे कितने लोगों का क्या कर रहे हो तुम, इन फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। कर रहे हो ना जी। हाँ, अब कोई छोटा वाला होगा तुमसे तो उस जनरेशन पर प्रभाव पड़ेगा, जो तुमसे छोटा होगा उसकी बहुत सारी समस्याएं झेलना पड़ेगा, माँ बाप को अलग समस्याएं आएगा। ठीक है ना। देखो देवताओं ने भी बनाया है 4 गो शुभ 4 गो अशुभ, तो इसमें देखो कितना अच्छी तरीके से इस चीज को क्लियर किया गया है कि अशुभ वाला में अपने मन से तो कर लिया, लेकिन समस्याएं कितना उत्पन्न हो सकती है, समाज की समस्या, घर वालों की समस्या, फैमिली की समस्या। तो हाँ, प्रॉब्लम ज्यादा है, फायदा कुछ नहीं है। ठीक है। खाली नाम के लिए प्रेम विवाह। अब प्रेम विवाह होने के बाद 2 साल बाद खाली युद्ध होता है। ठीक है। शीत युद्ध नहीं होगा, क्या होगा? गृह युद्ध। शीत युद्ध में तो मुंह से बोला बोली होता है,
गृहयुद्ध में तो सब मार काट के फेंक देंगे, गोला बारूद, हाँ जो भी हाथ में आ जाए वो सब चलने लगेगा। हाँ तो वो शीत युद्ध गृह युद्ध से अब आते हैं हम लोग फिर। तो गंधर्व विवाह में पता चल गया ना जी कि इसमें लड़का हो या फिर लड़की, यानी वर हो या कन्या हो, अपने मन से जो शादी कर लेता है किसी रीति रिवाज में न पढ़कर, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? गंधर्व विवाह। ठीक है, गंधर्व विवाह क्लियर हुआ। अब अगला है राक्षस विवाह। इसमें क्या है अगला? राक्षस विवाह। अब मान के चलो, क्या बोल रही है? अब मान के चलो ऐसे भी समाज में लोग हैं या प्रजाति है, बोल सकते हो उसको, प्रजातीय बोलेंगे, हाँ आदि मानव वाले, कि मान के चलो कोई किसी को पसंद नहीं कर रहा है, अब वो उसे जबरदस्ती पसंद कर लिया है, हैं? अब वो कितना भी इग्नोर करे कि हमें नहीं करना है नहीं करना है, अब वो जिद पकड़ ले करना है। जब माना कि नहीं माना तो क्या कर लिया? उसका किडनैप कर लिया। क्या कर लिया जी? किडनैप। किडनैप यानी रावण क्या क्या था? यानी किडनैप किया था ना। आज के डेट में किडनैप उस टाइम पे क्या बोला जाता था? ना, चिरण नहीं बोला जाता था उसको, अपहरण कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अपहरण यानी किडनैप। अब किडनैप को क्या हिंदी में है जी? अपहरण है। क्या बोला जाता है इसको? अपहरण यानी जबरदस्ती किसी को किडनैप कर लेना, कि तुम नहीं करोगे तो क्या हुआ, हम क्या कर सकते हैं जी? किडनैप करके शादी कर लेंगे। तो शादी तो कर लिए, तुम्हारी समाज में इज्जत होगा? नहीं होगा। जिसे तुम कर रहे हो या करोगे, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इन फ्यूचर, तो उसका कोई वैल्यू है? लड़की भी नहीं देगी यार। अगर पागल लड़की होगी तो जहर मिला के स्वाहा, जाओ कहानी खत्म, अब करो विवाह, नशा उतर जाएगा। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो कहने का मतलब कि क्या करके, जब कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी कन्या को, यानी जो क्या करे, अपहरण कर ले यानी किडनैप कर ले, उससे शादी करे, तो वो कौन सा विवाह कहलाता है? राक्षस विवाह। राक्षसों वाला हरकत करेंगे नहीं? एकदम रिलेट करो, राक्षस वाला हरकत हो रहा है कि नहीं वहां पे? हाँ? जैसे रावण भी तो सीता जी का अपहरण किया था, लेकिन सीता माता इतना पवित्र थी कि वो चाहे कुछ भी किया, लेकिन उन्होंने अपनी पवित्रता को नहीं त्यागा। ठीक है, तो वो बात अलग थी। अब आते हैं हम लोग आज के डेट में। ठीक है, हाँ अब अगला है असुर विवाह। अगला क्या है? असुर विवाह। तो असुर विवाह देखो, अब मान के चलो कोई ऐसे भी लोग समाज में हमारे मिल जाते हैं। असुर विवाह में देखो कि क्या होता है ना, कि मान के चलो समाज में ऐसे भी लोग हैं, अब किसी का शादी नहीं हो रहा है क्या हो रहा है? किसी का शादी नहीं हो रहा है, उम्र निकला जा रहा है। ठीक है, चुप, हाँ उम्र निकला जा रहा है। ठीक है जी, तब अब कोई लड़की ही नहीं मिल रही है, तो वो जान गया है कहाँ पे? बिहार। कहाँ जाएगा? बिहार में जाएगा, सोनपुर का मेला। कहाँ जाएगा? सोनपुर का मेला। ठीक है, क्यों जाएगा जी वहां पे? क्योंकि वहां पे लड़कियों को ऐसा, पहले के जमाने में, आज के डेट में होता है कि नहीं होता है, इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये पहले के जमाने में हम लोग सुनते आ रहे हैं, पता ना वो उस टाइम पे भी होता था कि नहीं होता था, लेकिन लोग बोलते थे ना कि वहां पे लड़कियों का खरीद और बेचा जाता था। मानो कोई गरीब घर का है इंसान, फैमिली, अगर वो लड़की होगी तो उसपे पहले ही 10 लाख 5 लाख का कर्जा चढ़ गया, दान दहेज का, फिर खाना पिलाना, तो जो नहीं कर पाता था वो लाकर अपनी लड़की को क्या कर देता था? बेच देता था। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, और पता इतना कंफर्मेशन भी नहीं है कि ऐसा होता था कि नहीं होता। ये मतलब सुना सुनाई बातें हैं। अब ये हो तो, या तो हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। बस हम समझाने के लिए बोल रहे थे कि तुम इस चीज को समझ जाओ। ठीक है, तो मान के चलो किसी की शादी नहीं हो रही है, ठीक है जी, तो क्या करा? वो गया कहीं पे जहां उसको पता चला कि यहाँ पे लड़कियों का खरीद बेच होता है, मतलब उसको खरीद सकता है, तो क्या करेगा? खरीद लेगा, मतलब पैसा दे देगा लड़की के फैमिली वालों को कि तुमको कितना रुपया चाहिए। वो बोलेंगे जहाँ पे मतलब वो होता है ना कमी, वो वहां पे ऐसा कुछ होता है, तो बोल देंगे, मान के चलो किसी के फैमिली ने बोला कि मुझे इतने रुपए दे दो, तुम हमारी लड़की को लेकर जा सकते हो। तब वो पैसा दे दिया, तो घर वालों की पैसे की नीड थी, यानी जरूरत थी, चाहे उसको लड़की को उसको शादी ब्याह कराने में असमर्थ था, तो वहां दोनों से उसको मुक्ति मिल गई।
मिल गया ना जी, पैसा भी उसको मिल गया और लड़की का जो टेंशन था शादी विवाह का उससे भी हट गया। और इसका भी जो लड़का है जिसका शादी नहीं हो रहा था उसका भी तो शादी हो गया कि नहीं हो गया। तो असुर विवाह में देखो क्या आता है कि कन्या की सहमति के बिना, सॉरी, असुर विवाह में कन्या को खरीद कर, क्या करके, खरीद कर, जब हम किसी को जब खरीदेंगे तो क्या वही तो बोलेंगे खरीद कर। तो इसमें क्या होगा कि कन्या को खरीद कर आर्थिक रूप से विवाह कर लेना, असुर विवाह का आर्थिक रूप से मतलब जब कन्या खरीदेंगे तो ऐसे ही तो नहीं ना घर में ला दोगे, अब से कहीं मंदिर पे चाहे जहां भी तुमको इच्छा हो वहां पे जाकर क्या करोगे, शादी करोगे। शादी कर लोगे तो उसी को क्या हम लोग बोलेंगे, असुर विवाह। ठीक है, समझ में आया। लास्ट है पैशाच विवाह। लास्ट क्या है, पैशाच। तो है तो विवाह, लेकिन एक चीज तुम लोग इसको रिलेट कर पाओगे कि ये हर एक कैटेगरी के लोग तुम्हारे आसपास में समाज में मिल जाएंगे, जैसा जैसा है इसमें वैसे ऐसे लोग मिलेंगे। कोई पैसे पे भी करने वाला मिल जाता है, कोई जबरदस्ती करने वाला भी मिल जाता है, कोई प्रेम विवाह वाला भी मिल जाता है, कोई हाँ किसी का शादी भी नहीं हो जाता है, नहीं हो पाता है, तो या फिर कोई घर वालों की मर्जी से भी करता है। ठीक है, तो अनेक प्रकार के चीजें समाज में पहले भी थी और आज भी थी। हाँ, तो अधिकतर ये लव मैरिज वाला नक्शा आज के बाद से हटा देना है। ठीक है, क्योंकि निंदनीय में आएगा, किसमें आएगा, निंदा के पात्र बनोगे तुम लोग अगर ऐसा सोच भी लिया तो। चलो आगे देखो, लास्ट है पैशाच विवाह। लास्ट क्या है, देखो इसमें क्या होता है, कन्या को मदहोशी, मदहोशी मतलब क्या करना, कि इंजेक्शन वगैरह दो दोगे तो लोग बेहोश हो जाता है, हाँ बेहोश हो जाता है। ठीक है जी, या फिर कोई शराब वराब नशीली चीज को पिला दिया जाता है तो लोग, या सुंघा दिया जाता है तो लोग क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो लड़की तो बेहोश करेगी नहीं, लड़कों को दिक्कत हो रहा है लड़कों को। तो मान के चलो कोई ऐसा भी है लड़का कि मान के चलो कोई लड़की है वो बेहोशी हालात में है, मतलब वो होशो हवास में नहीं है, मतलब अपना पूरा पूर्ण से वो उतना स्वस्थ नहीं है किसी को पहचान सके कि मेरे साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जब वो मदहोश हो, मतलब कि उसका होशो हवास न हो, यानी गहन निद्रा भी हो सकती है, यानी बहुत ज्यादा क्या हो, नींद में हो, मानसिक दुर्बलता, यानी उसकी जो बुद्धि है क्या हो, थोड़ा कम हो गया हो, दुर्बल हो गया हो, या उसका स्वास्थ्य सही नहीं हो, और तुम उसके सुतले में जाकर शादी कर लो, मतलब कि उसका क्या है, शरीर एकदम कमजोर है, होश हवास में नहीं है, और जाकर तुम शादी कर लोगे। ठीक है जी, यानी जबरदस्ती तो कर रहे हो एक तरह से। अगर वो कोई होश में नहीं है और तुम जाकर ऐसे शादी कर लिए तो कहने को तो शादी कहलाएगा, लेकिन क्या कर रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो। हाँ, तो यही बोल रहा है इसमें कि पैशाच विवाह में क्या होगा कि कन्या का मदहोशी, यानी अगर कोई लड़की है वो बेहोशी हालात में है, यानी होशो हवास में नहीं है, हाँ, और तुम अगर उसके साथ जबरदस्ती शादी कर ले रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, पैशाच विवाह कहलाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का है विवाह, और था विवाह। फिर विवाह के बाद विवाह के प्रकार कितने होते हैं, किसके अनुसार, तो मनुस्मृति के अनुसार विवाह कितने प्रकार के, 8 प्रकार के होंगे। ठीक है जी, तो आज के बाद से 3 प्रकार के विवाह कोई नहीं कहेगा। ठीक है, जाकर अपने घर वालों से भले ही पूछ लेना है कितने प्रकार के होते हैं, वो नहीं बताएंगे तो तुम लोग बताओगे कि 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन अब 3 प्रकार के नहीं बोलोगे। ठीक है, तो विवाह होंगे 8 प्रकार के, 4 गो शुभ विवाह, 4 गो अशुभ विवाह। ठीक है, ब्रह्म विवाह में लड़का और लड़की दोनों के घर वालों की सहमति से होगा, और लड़की जब राजी होगी तो अभी उसका क्या होगा, विवाह होगा, तो वो क्या कहलाएगा, ब्रह्म विवाह। देव विवाह में क्या होगा, ऋषि मुनियों को जब अनुष्ठान कराते थे पहले के राजा लोग, तो यज्ञ में जब खत्म हो जाता था तो दक्षिणा के साथ साथ अपनी लड़की की शादी कराकर उनको दे देते थे, इसको क्या बोला, देव विवाह। अब आर्ष विवाह में क्या होता था कि इसमें क्या होता था जी, आर्ष विवाह में हाँ गाय का क्या किया जाता था, दान किया जाता था। मतलब लड़की का जब विवाह के बाद जो विदाई होता है ना जी, तो विदाई होने के बाद उसके साथ में कुछ ना कुछ दिया जाता है, तो उस टाइम पे गाय का क्या किया जाता था, दान किया जाता है, यानी गाय को दिया जाता साथ में। पहले के जमाना में भी होता है, आज से 150 साल 200 साल पहले की जब बात करोगे तो उस टाइम पे लोग के साथ ऐसा होता था कि जिसके पास जो था गाय भैंस साथ में दे देता था।
दहेज के रूप में, ठीक है, तो ये आर्ष विवाह कहलाएगा। अब प्रजापति विवाह, इसमें प्रजापति विवाह में लड़की के कोई मर्जी का कोई मतलब नहीं है। इससे घर वाले यानी उसके माता पिता नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी मर्जी है कि नहीं है, उसकी शादी जहां वो निश्चित कर लिए वहां पे करा देते हैं, ठीक है। अब आता है अगला निम्न कोटि में, यानी उच्च कोटि खत्म है गया, निम्न कोटि। तो निम्न कोटि में है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में क्या होता है कि लड़का और लड़की दोनों राजी, तो क्या करेंगे काजी यार कि जब दोनों लोग राजी हो गया तो तीसरा कोई कुछ भी कर ले वो मानने वाले नहीं है। तो यही होगा कि इसमें लड़का और लड़की दोनों राजी होकर शादी कर लेंगे, है प्रेम विवाह, ठीक है। क्या बोला जाएगा इसको, लेकिन बोलो तो जाएगा प्रेम विवाह, लेकिन है कौन सा कोटि का, निम्न कोटि का, यानी निंदनीय वाला, ठीक है। अगला है राक्षस विवाह। तो इसमें क्या करेगा, लड़का कोई हो या जो भी है, तो इसमें लड़की का अपहरण करके जो जबरदस्ती शादी करेगा वो क्या कहलाएगा, राक्षस विवाह, ठीक है। अब असुर विवाह में क्या होगा, अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, हाँ, वो जाकर लड़की को खरीद कर शादी करे, क्या करे, खरीद ले कहीं से, खरीद कर शादी कर ले, तो क्या कहलाएगा, असुर विवाह। और लास्ट है पैशाच विवाह। लास्ट क्या है, पैशाच। हाँ, लड़की होशो हवास में ना हो, गहरी निंद्रा में हो, उसका स्वास्थ्य खराब हो, लेकिन उसके साथ तुम जाकर शादी कर लिए जबरदस्ती, तो क्या कहलाएगा, पैशाच विवाह। तो अब हम लोग पूर्ण से ये जानकारी हो गया है कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के विवाह होते हैं। तो अब हम लोग को कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, ठीक है। ये ना कि पंडित जी के पास बैठ जाओ, हाँ, पंडित जी कितने प्रकार का विवाह होता है, तो 2-3 प्रकार कहेंगे, फट से बोले पंडित जी असली पंडित नहीं क्या हुआ था, 8 प्रकार का बोला, फट 8 बता देवे को, ठीक है। तो ये था हम लोग का इतिहास का 3rd चैप्टर क्लास 12 का, जिसमें क्या है जी, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसमें महाभारत की कथा है, हाँ, द्रौपदी और जो पांडव है, पांडव जो और कौरव की कहानी है, ठीक है। इसके बाद इसमें आएगा विवाह का नियम आएगा, तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में चलेगा, ठीक है जी। गोत्र के बारे में बताएंगे कि गोत्र क्या होता है, स्त्री का गोत्र क्या होता है, फिर बहुपति क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में अब अगले दिन चलेगा, ठीक है। तो अब आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं, खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।